सभी बच्चों। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, फिजिक्स की क्लास 11th की सीरीज में हमने पार्ट 1 का वीडियो बना लिया था, जिसमें हमने 1 to 7 तक के पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या बातें की थी, चलिए जल्दी से उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पार्ट 1 में जो बात की थी उनमें सबसे पहले क्या थी बच्चों, कि नेचर जो होता है, प्रकृति जो है, वो हम रिलेशनशिप के रूप में समझ पाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में जो रिलेशन होता है उसके थ्रू हम नेचर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर हमने देखा था अगली बार कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप टाइम को मेजर कर सकते हो, लेंथ को, है ना, या फिर करंट को, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। ओके, इसके बाद हमने बात की थी थर्ड नंबर पे कि फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स याद है ना आपको, पीक्यू के जो टाइप्स थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फोर्थ नंबर पे हमने बात की थी कि मेजरमेंट क्या होता है। क्योंकि बच्चों जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो मेजरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ हमने देखा था मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसी की यूनिट से कंपेयर करना। जैसे अगर मान लो कि किसी बॉडी का मास 5 kg है, ठीक है, और मास की जो फिजिकल यूनिट होती है बच्चों, आप जानते हो वो क्या होती है, 1 किलोग्राम होती है। तो आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मास है, यहाँ पे जो मास है वो फिजिकल यूनिट से कंपेयर करने में पता चलेगा ये 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो मेजरमेंट जो होता है किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का उसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से कंपैरिजन जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिफ्थ नंबर पे हमने बात की थी कि हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, यानी हमारे पास यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम भी हैं। जैसे हमने बात की थी एमकेएस की। जनरली हम लोग एमकेएस सिस्टम भी यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर आजकल हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो है एसआई सिस्टम। मैंने आपको 4 सिस्टम बताए थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और कौन सा था, एसआई सिस्टम। बच्चों एमकेएस और एसआई में आप एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों सिस्टम तो अलग अलग सिस्टम थे, मैंने बता रखा था। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड। साथ ही साथ सी मतलब सेंटीमीटर, जैसे यहाँ मीटर था यहाँ सेंटीमीटर है, और यहाँ लेंथ, ये आगे वाले लेंथ की यूनिट्स हैं, है ना। और ये सेकंड नंबर वाले जो है ये मास, या आप भले जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम वेट बोलते हैं, पर वेट और मास अलग होता है। तो ये मास की यूनिट्स हैं, है ना, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, और ये टाइम की यूनिट है। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही जो यूनिट सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उसके अंदर एमकेएस इंक्लूड होता है। क्योंकि एसआई के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, है ना, याद है ना आपको। मास था, लेंथ था, टाइम था, करंट था, और क्वांटिटी ऑफ मैटर था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, और कौन सा था, क्वांटिटी ऑफ मैटर हमने बात कर ली ना, टेम्परेचर। तो ये 7 जो है ना, इसके अंदर क्वांटिटीज आ जाती है। जबकि एमकेएस के अंदर हम जनरली 3 क्वांटिटीज की बात करते हैं। ये तो है मीटर, तो यानी लेंथ, फिर ये मास, और ये टाइम। ये समझ गए ना, ऐसे। तो इन दोनों में ये पूरा सिस्टम एसआई के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जनरली अब जो हम बात करते हैं वो एसआई की करते हैं, एसआई की। तो चलिए 6 पॉइंट पे आती हैं डायमेंशंस। आपको याद है ना बच्चों डायमेंशंस क्या होती हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हम कैसे लिखते हैं। जैसे मास के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम, लेंथ के लिए लिखते हैं हम लोग कैपिटल एल। ऐसे करके मैंने आपको सातों जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस बताए थे। साथ ही साथ हमने आगे 7th पॉइंट की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो वास्तव में फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशन से बताते हैं। कहने का मतलब कि हम अगर एक एग्जांपल की बात कर रहे थे कि डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था डेंसिटी जो है वो बनती है मास अपॉन वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम के अंदर लेंथ इनटू लेंथ होता है, तो लेंथ है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमने इसको क्या लिखा था, m1 l-3 और t0, क्योंकि यहाँ टाइम तो है नहीं,
तो देखा ना आपने कि किसी भी दूसरी क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर बता दिया, और जो इनकी पावर होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल की जो पावर होती है उन्हीं को ही डायमेंशंस कहते हैं बच्चों। तो ये सारा हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। आज हम आगे चलते हैं और पॉइंट नंबर 8 को नोट करते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट 8 जिसका नेम है डायमेंशनल इक्वेशन। हम लोगों ने देख लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था डेंसिटी का, वो डायमेंशनल फॉर्मूला ही था बॉक्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में। डायमेंशनल इक्वेशन, ओके, डायमेंशनल इक्वेशन कैसे नोट की जाती है बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, आप उसको सीधे ही बता सकते हो कि डायमेंशनल इक्वेशन के लिए आपको करना क्या होता है। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी का नेम लिखना होता है बॉक्स के अंदर, और दूसरी तरफ उसकी डायमेंशंस लिखनी होती हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे हम बात करते हैं फोर्स की, है ना, तो फोर्स जो होता है उसको हमने यहाँ नोट कर लिया। अब देखो फोर्स जो होता है उसकी डायमेंशन होती है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1T-2। ये आया कैसे बच्चों? इसी की बात हम आगे के पॉइंट में करने वाले हैं, इसी में ही आगे करने वाले हैं। लेकिन आप देखो किसी भी क्वांटिटी को के साथ साथ उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला को जब आप लिखोगे तो उसी को ही हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देख लो, अभी जो हमने नोट किया था ना डेंसिटी, तो डेंसिटी को आप ऐसे बॉक्स में नोट करोगे और इक्वल करके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे m1L-3T0, तो ये बन जाएगी हमारी डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं जिसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज को लिखते जाएंगे। बच्चों मैं आपको जो मोस्टली यूज होने वाले और जो कॉमन जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने जूनियर क्लास से पढ़ी है उन्हीं का ही पहले मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसके लिए कुछ होमवर्क भी दूंगा। ओके, नंबर, देन यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटीज लिख देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी। साथ ही साथ यहाँ हम बात करेंगे फॉर्मूला की, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम नोट करेंगे उसका फॉर्मूला, देन इसकी डायमेंशंस, और फिर यहां पे हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो शुरुआत हम करते हैं एरिया से। एरिया क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। जैसे जनरली जो एरिया कोई भी होता है उसको हम लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो होता है, अब लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L होती है, हमने बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज में। साथ ही साथ ब्रेड्थ की भी डायमेंशन क्या होती है? L होती है, क्योंकि लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, है तो लेंथ ही ना दोनों, ठीक है। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? m0L2T0। अब आप बोलोगे कि सर आपने m0L-T0 क्यों लिखा है जब L2 ही सफिशिएंट है? तो होता क्या है बच्चों कि जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें उसमें m, L, T ये तीन जो चीजें हैं ये तो जरूर लिखनी ही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो 7 फंडामेंटल दूसरी थी ना, मतलब इन तीन के अलावा जो 4 और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको भी आप टाइम टू टाइम आगे अगर आवश्यकता पड़ी तो वो नोट कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, हम लोग जो भी लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये थोड़ा आप भले नीचे करके लिख लेना, ओके, यूं। तो इसमें भी क्या होगा? ये तीनों लेंथ ही तो है, तो हम लिखेंगे L L L, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, तो हम इसको बताएंगे m0L3T0। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अब बताइए और आगे क्या आएगा? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग मास डेंसिटी की। अभी हमने इसका बनाया भी था फॉर्मूला। मास डेंसिटी बोलो या डेंसिटी बोलो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला नोट कर सकते हैं डेंसिटी, क्योंकि इसमें मास आता है इसीलिए इसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम लोग क्या डायमेंशन लिखते हैं? m लिखते हैं ना,
और वॉल्यूम के लिए देख लो, ऊपर वॉल्यूम को यहां से ही ले लेते हैं हम लोग L3, तो ये L3 वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बनेगा, M1 L-3 T0। तो जल्दी जल्दी से नोट करते जाते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे डेंसिटी के बाद हम बात कर लेते हैं चलो वेवलेंथ की। वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा ना, साउंड जो होती है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है ना, तो ये जो दो मैक्सिमम पॉइंट होती है, इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, यानी ये भी एक डिस्टेंस है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, वेवलेंथ यानी कि एक तरह से डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे L, तो क्या बनेगी डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 L1 T0, ठीक है। देन फिफ्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। किसकी, फ्रीक्वेंसी की। आप लोग जानते हो ना फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, पार्टिकल का अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट करना। जैसे आप गिटार की तार बजाते हो तो वो ऊपर नीचे होती है ना मेन पोजीशन से, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि वो कितनी बार एक सेकंड में ऊपर नीचे जो तार जो है वो वाइब्रेट हुई। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के नाम से ही पता चल रहा है ये टाइम है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1 टाइम का डायमेंशन मैंने क्या बताया था, t, है ना। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला m0 L0 t minus 1, m0 L0 t minus 1। चलिए 6 नंबर पे बात करते हैं हम लोग। अब देखो और आगे क्या रहेगा, अब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लें। आपने सुना ही होगा जूनियर क्लास में, तो स्पीड की डायमेंशन हो या फिर वेलोसिटी की डायमेंशन हो, वो दोनों सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम ही होता है ना। एक में इसमें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम लोग ऐसे नॉर्मल लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस तो होता है l और टाइम होता है t, तो इसका यूनिट बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m0, क्योंकि m तो है ही नहीं यहाँ पे, m0 L1 t minus 1। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m0 L1 t minus 1। यानी आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों, ठीक है। 7th नंबर पे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन वर्ड सुना होगा ना आपने, एक्सेलरेशन जैसे एक वर्ड आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसकी भी यूनिट यही होगी जो एक्सेलरेशन की होती है, ओके। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो मैं जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहा हूँ सबके मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है। फ्यूचर में कोई भी नया क्वांटिटी का डायमेंशन बताना हो तो आप उसका फॉर्मूला पता लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर से देख लो, L1 t minus 1। यहाँ आप चाहो तो m ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब जीरो वाले को इस कॉलम में ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ये रहा और टाइम क्या आएगा t1। अब अगर ये ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m0 L1 और t minus 2, यानी इसकी डायमेंशन हो जाती है m0 L1 t minus 2। तो हमारे पास 7 क्वांटिटीज तक हो गया। अब अपन 8 एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐसे टोटल मैं आपको अभी लगभग 20 से 22 ऐसे क्वांटिटीज बताऊंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके पिक ले लो इसका और जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों फोर्स की भी बात कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m1 और एक्सेलरेशन के लिए क्या है, ऊपर से देख लो यूनिट L1 t minus 2। तो फॉर्मूला क्या बना, m1 क्योंकि ये वाला 1 आ चुका है और L1 t minus 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये आप लोग इसको स्टार बना देना और इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि फोर्स कई जगहों पर फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे डायरेक्ट इसकी डायमेंशन याद रखें। कौन सी होती है फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 L1 t minus 2। क्या बोलोगे, m1 L1 t minus 2, ओके। तो जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों आप 9th पॉइंट नोट करते हैं हम लोग। फोर्स के बाद हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। किसकी, प्रेशर की। प्रेशर हो या इसके लिए एक और वर्ड आप लोग आज से ध्यान रखिए, स्ट्रेस। कौन सा, फोर्स हो या स्ट्रेस, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया,
ठीक है, हम लोग दोनों की डायमेंशंस जानते ही है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था, अभी भी हमने देखा था, m1 l1 t-2, ठीक है। और एरिया का क्या होगा, L2 होता है ना एरिया का। तो दोनों को मर्ज कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, आप लोग देख लेना, है ना। तो क्या आएगा, m1 l -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 1 में से अगर -2 होगा तो कितना होगा, -1। तो m1 l-1 t-2, ये आया हमारे पास प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। बेचारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग साउंड आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेशर और स्ट्रेस को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं, बोलो किसकी बात करें, वर्क की बात कर लें, क्योंकि हमने वर्क क्वांटिटी भी पढ़ी है। तो वर्क का मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले थोड़े बड़े-बड़े होते जा रहे हैं लिखने में। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2, और मल्टीप्लाई करना है ना हमें, मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है बच्चों, तो लेंथ क्या है l1, दोनों को मर्ज कर दो क्या बनेगा, m1 l2 t-2। तो ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला बना हमारा वर्क का। देखो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 यहां पर है, और वर्क की डायमेंशन है m1 l2 t-2, ओके। तो आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। चलिए 11th नंबर पे हम बात कर लेते हैं। अब वर्क के बाद हम बात करते हैं पावर, बात कर लें, पावर भी वर्ड आपने सुना होगा, सब एक से बढ़ के एक रिलेटेड है बच्चों, ये सारी वही क्वांटिटीज हैं जो हमने पढ़ी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, अभी भी हमने देखी। अच्छा एक चीज और बता दो, वर्क हो या एनर्जी, दोनों का डायमेंशन सेम होता है बच्चों। तो आप लोग इन्हें यहाँ पे एनर्जी भी लिख लेना। तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है। तो वर्क की यूनिट मतलब डायमेंशन क्या होगा, m1 l2 t-2, और टाइम क्या होता है t1। तो दोनों को मर्ज कर लो तो कितना बनेगा फॉर्मूला पावर का, m1 l2 और t-3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 तो है, पर 3 जो टाइम है वो -3 में है, ओके। चलिए 12th नंबर पे आप लोग बताइए क्या आएगा। हम लोग एक बात, आप लोगों ने मोमेंटम वर्ड सुना होगा 9th में, कि मोमेंटम चेंज होता है ना, तो फोर्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम एक क्वांटिटी है, मोमेंटम को हम लोग p से शो करते हैं, p से, पावर को कैपिटल P से शो करते हैं, मोमेंटम को स्मॉल p से, ओके। ऐसा आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो मोमेंटम जो होता है, खैर इसको अभी रहने देते हैं। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास की यूनिट क्या होती है, मतलब डायमेंशन क्या होती है m1, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, याद करो अभी हमने की है l1 t-1, ओके। अब आप इन दोनों को मर्ज कर दो तो मोमेंटम की यूनिट क्या बनी, m1 l1 t-1, यानी कि तीनों 1 है पर टाइम जो है वो -1 है, ओके। चलिए 13 नंबर पे और 14 नंबर पे हम बात कर लेते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, काइनेटिक नाम सुना ही है ना आपने, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यस करेक्ट, हाफ mv², mv² समझ गए ना, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्क्वायर, तो मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब देखो किसी भी नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता बच्चों, तो इसका तो हम डायमेंशन नोट करेंगे नहीं, मास को लिखेंगे तो मास को लिखेंगे m1, और वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होता है l1 t-1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, ये भी तो काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी और वर्क आएगी ना सबकी यूनिट सेम आएगी। देखो ऊपर वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या थी, m1 l2 t-2 थी ना, तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट वही आएगी, देख लेना आप। देखो अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 2 यहाँ पे जाएगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या यूनिट बनेगी m1, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, इस पे है, तो m1 रहेगा और ये हो जाएगा l2 t-2,
ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा और साउंड भी आ रही होगी अच्छे से। ये -2 है बच्चों, है ना, -2। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये ग्रेविटेशनल वर्ड है, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और इनटू हाइट। ये आपने पढ़ा होगा 9th में, mgh फॉर्मूला, mg और h हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन कैसे सेट करोगे? देखो, तो मास का होता है भाई m1, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही होता है बच्चों, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, l1t-2, और हाइट का क्या होता है l1, है ना। थोड़ा यहाँ पर हो गया, तो मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ, सामने आप लोग लिखिएगा। इसका डायमेंशन क्या बन गया m1, और ये l1 और ये l1 कितना हो गया l2, क्योंकि पता है ना बेस जब सिमिलर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो l1 मिलके l2 हो जाएंगे बच्चों, और ये हो जाएगा t-2। अब देखो, इसका भी फॉर्मूला वही आया ना जो काइनेटिक का है, एनर्जी का है, और वही वर्क और एनर्जी का भी फॉर्मूला है, तो ऐसा तो वो नहीं था, हमने तो पहले से ही बता दिया था। चलिए 15 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। बताइए और कौन सी चीज आपको याद आ रही है। जैसे 15 पे हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस सिर्फ फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, है ना, तो 1 फोकल लेंथ हो जाता है। फोकल लेंथ याद है ना, फोकल लेंथ, है ना, हर एक लेंस की फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ भी तो एक डिस्टेंस ही है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/L, और L के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशनल। ये देखो, इसका मैं यहाँ बता देता हूँ, m0 L -1 और t0, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका आ जाएगा। अब 16 नंबर पे हम लोग एक और चीज पढ़े थे, मैग्निफिकेशन, याद है आपको। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन, मैगी तो नहीं लग रही है आपको तो मैग्निफिकेशन है ये। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, या फिर इसका फॉर्मूला v/u भी आपने पढ़ा होगा, पर ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और नीचे होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों हाइट ही तो है बच्चों, तो हाइट क्या होती है, लेंथ होती है, तो दोनों में क्या आएगा L1 और नीचे भी L1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी यूनिट क्या हुई m0 L0 और t0। कहने का मतलब ये एकमात्र अभी के लिए हमारे पास 16 तक के पॉइंट में पहला ऐसा क्वांटिटी आया है जिसका डायमेंशन कितना होता है 0 0 0, यानी मैग्निफिकेशन की कोई डायमेंशन नहीं होती। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे जहां कहीं पे भी m0 L0 t0 आएगा ना, उसको आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। 17 पे हम बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, एंगल की, क्योंकि मैंने एंगल आपको नहीं बताया ना। एंगल जो होती है फिजिकल क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या होता है बच्चों, लेंथ ही होती है, और रेडियस भी लेंथ ही होती है ना, तो ऊपर भी L1 और नीचे L1 ही देंगे, तो आंसर क्या आएगा m0 L0 t0। ओके, तो आप देखो इसकी भी डायमेंशन, मैग्निफिकेशन के बाद इसकी भी डायमेंशन जो है वो 0 आई है बच्चों। चलिए आगे 18 पॉइंट पे हम देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल, ये आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अपन g से शो करते थे ना। पहले तो ये बात देखो कि आपको क्या g का फॉर्मूला पता है क्या, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रिकॉल कर लीजिए आप लोग कि F = g m1 m2 अपॉन r² था ना फॉर्मूला। अब इससे फॉर्मूला कैसे बनाओगे g का, तो देखो ये क्या है, फोर्स है ना, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं फोर्स इनटू ये डिस्टेंस है, तो यहाँ जाएगी तो डिस्टेंस तो यहां जाएगी तो डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और साथ ही साथ ये दोनों मासेस नीचे आएंगे, तो मास
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मास नीचे आएंगे। तो g का फॉर्मूला हमने सेटअप कर दिया है बच्चों इस तरह से। अब इसकी डायमेंशन देखते हैं। इसकी डायमेंशन रहेगी m1 l1 t-2 और डिस्टेंस क्या 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 होगा l2। ठीक है 2। साथ ही साथ मास का क्या होता है डायमेंशन m2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो गया ना इसीलिए मैंने m2 लिख दिया है। आप चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते हो बाहर। तो एक मिनट, इसको स्क्वायर ही कर देते हैं हम लोग बाहर और इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अब क्या आएगा देखो, ये 2 है, n की पावर 2 है, यहाँ पे n की पावर 1 है, तो 2 पावर अगर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, तो क्या आएगा m-1 और l जो है यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मिलकर क्या हो जाएंगे l3। साथ ही टाइम कितना है t-2, तो इसका डायमेंशन क्या बन गया बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 l3 और t-2। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ही हमें बनाने होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए 19 पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपने सुना होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है साउंड एनर्जी। एक तरह से हम लोग फॉर्मूले भी नोट करते जा रहे हैं ना। तो साउंड एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, कहने मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसका हम लोग डायमेंशन कैसे नोट करेंगे, क्योंकि हम एनर्जी है तो हम जानते हैं कि इसकी क्या होती है m1 l2 t-2 होती है डायमेंशन। ठीक है, और एरिया की l2 और टाइम की t1। सबको मर्ज कर दोगे और सबको आप ऊपर लाओगे तो कितना हो जाएगा l2 तो कैंसिल, तो आंसर आएगा m1 l0 और t-3। तो ये आ जाएगी साउंड की इंटेंसिटी या किसी भी एनर्जी की इंटेंसिटी की डायमेंशन। इस तरह से बता सकते हो बच्चों। चलिए 20 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। एक मैं आपको नया वर्ड बता रहा हूं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है ना, इसका मतलब हम लोग आपने सुना होगा जैसे रबर जो होता है इलास्टिक होता है, लेकिन यहाँ इलास्टिसिटी एक अलग चीज होती है। ये साइंस के फील्ड में काम में आने वाला वर्ड होता है। इसको हम डिटेल से आगे की चैप्टर्स में बात करेंगे, पर अभी के लिए देख लो कि अगर इलास्टिसिटी आ जाता है तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाओगे। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अभी मैं आपको बता देता हूँ। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसकी नॉलेज होती जाएगी, डोंट वरी। ओके, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर एरिया एक तरह से, तो ये फोर्स पर एरिया। स्ट्रेस का प्रेशर ही तो होता है ना एक तरह से, तो प्रेशर की डायमेंशन हम लोग जान, उनकी डायमेंशन तो ये रही। और स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m0 l0 t0। तो इसका आंसर क्या आएगा m1 l-1 और t-2। तो बच्चों आप लोग देखो इलास्टिसिटी की डायमेंशन वही है ऑलमोस्ट जो स्ट्रेस की या प्रेशर की होती है। अब हम लास्ट एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, इसका नाम है सरफेस टेंशन। कौन सी टेंशन, सरफेस टेंशन। सर ये कौन सा टेंशन आ गया, हमारे सिर पे तो वैसे ही इतने थोड़े टेंशन है, अभी एक नया टेंशन आ गया। तो बच्चों होता क्या है, आपने देखा होगा कि अगर गिलास के अंदर आप पानी भर दो, एक गिलास लो और उसके अंदर पानी भर दो, आप पानी को भरते जाओ तो पानी भर करके पूरा ऊपर इस तरह से आ जाता है ना। आपने गौर किया होगा, ये आइसक्रीम नहीं है, गिलास है, गिलास बन बेचारा आइसक्रीम की तरह रहा है। तो ये जो पानी जो आप ऊपर देख रहे हो ये थोड़ा सा बना रहता है ना, नीचे छलकता नहीं है। अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको ऊपर से डालते जाओगे, एक लेवल के बाद जाकर के ये पानी नीचे गिरेगा, पर अदरवाइज उससे पहले ये पूरा इस तरह से हो जाता है ना। तो एक तरह का हम कह सकते हैं एक टेंशन होता है पानी पर, या हम कह सकते हैं एक फोर्स होता है जो इसको खींच कर रखता है पानी को। ठीक है, तो वाटर को जो बांध कर रखता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, और ये सरफेस पर ही काम करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता हूं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी ऊपर फोर्स नीचे लेंथ। तो फोर्स तो हम जानते हैं m1 l1 t-2 और लेंथ कितनी होती है l1। अब इन दोनों को मर्ज करो तो क्या बना फॉर्मूला m1 l0 t-2। तो सरफेस टेंशन तक आते आते हमने 21 फॉर्मूलाज को भी समझा और साथ ही साथ उनके डायमेंशनल फॉर्मूला को बनाया। तो बच्चों आपको इसमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं
डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो टू टाइप्स के मिलते हैं कि आपको कोई भी क्वांटिटी दे देंगे, जैसे आपको वर्क दे देंगे और बोलेंगे कि वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, तो आपको फॉर्मूला इस तरह से ही बनाने हैं कि पहले आप ये क्वांटिटी लिखोगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फिर डायमेंशन लिखोगे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे। टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो कैसा होगा, चलिए वो सीखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास जो सेकंड टाइप का रहेगा यहाँ डायमेंशन से रिलेटेड, वो क्या रहेगा, इफ रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर आप वेलोसिटी बोल सकते हो, इफ वेलोसिटी यानी कि v कॉमा फोर्स f एंड वेलोसिटी फोर्स, इसको मैं कैपिटल V में भी लिख सकता हूं चाहूं तो, ठीक है। तो वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम को t बोल देते हैं, ठीक है, t से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये इसने बता दिया पहले से ही, ठीक है। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। आप देखो बच्चों कि आपको तीन क्वांटिटी इस क्वेश्चन में कही गई है कि वही फंडामेंटल है। जैसे हम पहले फंडामेंटल किसको मान रहे थे, मास को, लेंथ को और टाइम को, लेकिन अभी इसने फंडामेंटल किसको माना है, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को। तो उस केस में हमें मास की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो मास की डायमेंशन का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें F, V और T आना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। ये थोड़ा अलग हो गया ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देख लो। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप फोर्स का फॉर्मूला ही नोट करते हैं हम लोग। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट बच्चों यहाँ पर आप देखो एक्सेलरेशन का नाम है क्या कहीं पे, नहीं है ना, तो अपन इसको और चेंज करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो अब इसमें वेलोसिटी भी आ गया, टाइम भी आ गया, मास भी आ गया, फोर्स भी आ गया, यही सब चीजें ही तो हमें चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मास का फॉर्मूला क्या बना इससे, तो मास का फॉर्मूला बन जाएगा मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। ये बन गया मास का फॉर्मूला। किस में बना, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में बना। हालांकि ये फंडामेंटल हम देख जानते हैं कि एसआई में ये फंडामेंटल नहीं है, फोर्स फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि ये फंडामेंटल हो तो मास की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने मास का फॉर्मूला सेटअप कर दिया इन क्वांटिटीज के टर्म्स में। फिर अब हम इसका फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल F लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने F जो सिंबल दे रखा है ना, वो फंडामेंटल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए सिंबल F है, टाइम के लिए क्या बताया हुआ है, कैपिटल T, देन वेलोसिटी के लिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल V, ओके। तो अब इन सबको मर्ज कर दो, तो क्या बना मास का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, F T और V -1, ठीक है। देखो F T ऊपर ही है और V जो नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो V -1 हो जाएगा। तो ये एक तरह से मास का डायमेंशन हो जाएगा और ये मास की इक्वेशन, मैंने बताया था ना इसको डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप ये देख लो, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ पावर मतलब मैं उसको बोल देता हूं कैपिटल P कॉमा फोर्स F एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम को अपन कैपिटल T बोल देते हैं, मतलब आपको यही डायमेंशन के सिंबल के रूप में यूज करना है। तो इफ पावर, फोर्स एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, तो आपको करना क्या है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, किसकी डायमेंशन निकालनी है, डिस्टेंस की, है ना। तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, अपन डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी तरीके से आपको अगर डिस्प्लेसमेंट को इनके टर्म्स में बताना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें ये सब आए।
तो आप देख सकते हो फोर्स, टाइम और डिस्प्लेसमेंट पावर के फॉर्मूले में आता है बच्चों। कैसे? क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जब डायमेंशन लिखी थी तो हमने पावर का फॉर्मूला लिखा था P, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम लिखा था ना, वर्क अपॉन टाइम, याद है? अब वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ गई ना बात यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, और अपॉन टाइम। तो यहाँ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया। अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बना सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को मैं इस तरह से लिख रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? t इनटू पावर, क्योंकि आपको पता है ना ये दोनों इक्वल है तो ये टाइम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय फोर्स, क्योंकि फोर्स नीचे आएगा इसमें। अब देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट को इन सब क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चाहूं तो, क्योंकि ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पावर के लिए सिंबल है P, टाइम के लिए है T और फोर्स के लिए कितना है? F। तो हम लोग क्या नोट करेंगे इसको? डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? P T F माइनस 1, PT F माइनस 1, PT F माइनस 1। ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों। इसी तरह से मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं, आप उसको सॉल्व करिएगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपने क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट खींच ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 8 पॉइंट्स की बात कर ली है, अब 9th पॉइंट की बात करते हैं। 9th पॉइंट पे हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास जब हम डायमेंशन की दुनिया में होते हैं तो वेरिएबल और कांस्टेंट 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है? वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? आपको पता होगा जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम बदल सकती हो। लेकिन कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू टाइम के साथ नहीं बदलती है, ठीक है? तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 2 टाइप्स के यहां पर डायमेंशन के अकॉर्डिंग। कौन कौन से? एक है डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है? और एक है आपके डायमेंशनलेस, कैरेक्टरलेस मत लिख देना इसको, ठीक है? तो डायमेंशनल है और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स है यहाँ पे। कांस्टेंट तो हम आगे देखेंगे। चलिए, तो डायमेंशनल वेरिएबल कौन से हैं? ऐसे कौन से वेरिएबल है जिनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है? तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एरिया है, ठीक है, फोर्स है, या फिर वॉल्यूम है, या फिर लेंथ है। ये सब क्या है? ये सब चेंज होने वाले अलग अलग क्वेश्चंस में एरिया, फोर्स, वॉल्यूम ये सब अलग अलग हो सकते हैं ना, लेकिन इन सब की डायमेंशन होती है, तो हमने लिख दिया डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं ये। अब डायमेंशनलेस में कौन आएगा? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स जो होते हैं उनमें आता है, जैसे हमने एक बात की थी स्ट्रेन, याद है आपको? अभी फॉर्मूले बनाए थे, तो स्ट्रेन और मैग्निफिकेशन, क्योंकि इनकी भी वैल्यू बदल सकती है अलग अलग क्वेश्चंस में, लेकिन इनकी डायमेंशन क्या होती है? m0, l0, t0। ऐसे ही हमने एंगल भी देखा था बच्चों। तो इस तरह से ये होते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो बच्चों कांस्टेंट जो है वो भी होते हैं हमारे पास डायमेंशनल और डायमेंशनलेस, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। समझ गए ना आप लोग? डायमेंशनलेस लिख देना इसको आप। ओके, तो डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से हैं जिनकी डायमेंशन होती होगी? जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल देखे थे, कैपिटल जी को हमने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरह से बच्चों साइंस में एक और आता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है? प्लैंक कांस्टेंट को हम शो करते हैं H से। ये एनर्जी से रिलेटेड एक कांस्टेंट है। ये अगर हम डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट है उनकी बात करें तो उनमें आ जाएगा जैसे E मतलब एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.718 समथिंग, वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसी तरह होता है पाई, ठीक है ना? पाई भी आपने सुना होगा, पाई कांस्टेंट होता है। तो ये ऐसे कांस्टेंट है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये नंबर्स है, ठीक है? और कौन कौन से हैं चीजें जिनके डायमेंशन नहीं होती? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं, लॉग फंक्शन होते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इनकी डायमेंशन हमेशा 0 होती है बच्चों। ओके, तो आई होप कि आपको ये चारों कैटेगरी समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ओके बच्चों, तो अब जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिल थाम करके बैठ जाइए और पूरा फोकस से पढ़िए और नोट करिए, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स में आपको काम आएगा, 11th 12th या आगे भी, ठीक है। तो क्या है टॉपिक? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है बच्चों। आई होप कि एनालिसिस, तो आई होप कि आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं। वास्तव में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब एमएलडी में हम नोट करते हैं और उस पे जो पावर आती है उन्हीं को ही डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एक जो टॉपिक है वो हमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट को बताता है। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन हम बात करेंगे टू कन्वर्ट a physical quantity into another system, from one unit system to another quantity, from one unit system to another। हम लोग जानते हैं ना कि यूनिट सिस्टम अलग अलग होते हैं, 4 टाइप के बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम 3 सिस्टम की बात करेंगे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस की। ओके बच्चों, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि Q जो होता है वो किसके इक्वल होता है? N1 U1 is equal to N2 U2। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था। अगर आप 125 सेंटीमीटर नोट करते हैं तो इसको आप 1.25 मीटर भी तो नोट कर सकते हो। तो देखो, भले ही न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग है, यहाँ 125 है, वहाँ 1.25 है और यूनिट्स भी डिफरेंट है, पर है तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी ना, लेंथ। उसी तरह अगर Q का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ये यूज करें तो बच्चों क्या होता है कि फर्स्ट जो यूनिट सिस्टम होता है उसके अंदर, फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर जो डायमेंशन होती है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे U1 जो यूनिट है तो इसकी डायमेंशन को हम लोग नोट करेंगे M1 L1 T1 और इसकी पावर नोट कर लेंगे ABC, ऐसा नोट करेंगे। U1 मतलब यूनिट है ना, तो यूनिट को आपको ऐसे लिखना है डायमेंशन के फॉर्म में। तो बच्चों हम लोग को करना ये है कि ये फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, एक मिलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक अननोन रहेगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो यूनिट सिस्टम है ना U1 और U2, इसको एक्सप्रेस करना होगा आपको इस फॉर्म में, यानी MLT के फॉर्म में, पावर ऊपर ABC आएगी। ये सब हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों, कैसे अभी आप देखते जाइए। और U2 को आप क्या नोट करोगे? M2 L2 T2 और पावर वही लगानी है ABC, पावर दोनों की सेम रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये होगा, अगर ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? N1 M1 L1 T1 यानी ABC ऊपर पावर इज इक्वल टू N2 और M2 L2 T2 और पावर ABC। अब जनरली आपसे पहला जो वैल्यू है वो तो आपको मिल ही जाती है, N2 फाइंड करने को इस क्वेश्चन में कहा जाता है। तो N2 का जो फॉर्मूला है, तो जो N2 का फॉर्मूला है उसको आप कैसे बनाओगे? यहाँ पर देखो, इससे क्या बनेगा? N2 जो है ये देखो, ये पूरा पोर्शन नीचे जाएगा ना इसके, तो N2 किसके इक्वल आ जाएगा? N1 और ये आएगा ऊपर M1 L1 T1 पावर ABC, नीचे भी पावर यही आएगा M2 L2 T2 और ABC। ये वाला पोर्शन नीचे गया। साथ ही साथ थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ, वहां पे थोड़ा लोगो आ रहा होगा ना, तो आप थोड़ा देखो। इसके आगे आपको करना क्या है? N2 की वैल्यू, फॉर्मूला क्या बन गया N2 का? N2 इज इक्वल टू N1, इनको सेपरेट करके आप नोट करोगे। दैट मींस M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C, ठीक है। तो इस तरह से आपको N2 का ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला है बच्चों, इसका आपको हेल्प लेते हुए एक यूनिट सिस्टम से वैल्यू को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके बच्चों, तो आप देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग।
पहली बात तो ये समझ लीजिए बच्चों कि ये जो जूल है ये एमकेएस सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, मतलब ये एनर्जी की यूनिट है। हम लोग जानते हैं एनर्जी हो या वर्क को जूल से बताते हैं, हम लोग एनर्जी की यूनिट देते हैं बच्चों अर्ग। ये धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एमकेएस यूनिट में भी बताएंगे, सीजीएस में भी बताएंगे। तो अभी के लिए हमारा टारगेट है कि 1 जूल को अर्ग में पता लगाया जाए कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए आपको करना ये है कि सबसे पहले ये जूल और अर्ग किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। बिकॉज ऐसा साइन देके, बिकॉज जूल और अर्ग, जूल और अर्ग, जूल और अर्ग शोज एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी को शो करते हैं। तो अपन सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू m1L2T-2। अभी अभी हमने नोट किया था, तो आपको आई होप कि याद हो गया होगा, मैंने स्टार भी लगाया था, कहा था ये कई बार यूज होगा। तो ये देखो बच्चों ये आ गया। अब क्योंकि ये दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमने इसकी डायमेंशन लिख दी। आप बोलोगे क्यों लिखा है इसको डायमेंशन, तो पहली बात ये कि यहां पर जो भी क्वांटिटी की बात की जाती है उसके डायमेंशन आपको पहले निकालने हैं। और यहाँ पे जो पावर आप देख रहे हो इसी को ही बोलते हैं एबीसी, जो आप ऊपर पावर देख रहे हो ना वहां पे फॉर्मूला में। तो यहाँ ए है 1 और बी है जो एल के ऊपर पावर है वो यानी 2, और सी है जो टाइम के ऊपर पावर है ना, यानी कि सी इक्वल -2। तो हमारे पास एबीसी तो आ चुके। अब हमें जो है ये सारे डायमेंशंस जो है इस तरह के जो फॉर्मूलास है उसको नोट करना है। तो n2 क्या होगा बच्चों, यानी कि सीजीएस के अंदर 1 जूल की वैल्यू कितनी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, उसको पता लगाने के लिए हमने n2 लिखा। यहाँ पे हम n1 लिख देते। n1 कितना है, देखो यहाँ पे n1 है ना, बट इस फर्स्ट वाले जो पॉइंट आपको दे रखा है फर्स्ट सिस्टम में कितनी है एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो यहाँ पे आप n1 की जगह 1 रखोगे। देन इसके बाद m1 m2 की बारी है ना बच्चों। अब देखो m1 क्या है बच्चों, m1 है इस सिस्टम के अंदर का मास। तो आप देखो हम लोग जब ये मैंने क्या कहा, ये एमकेएस है सिस्टम, एमकेएस है ना, एमकेएस के अंदर मास क्या होता है, आपको ये थोड़ा सेम लग सकता है पर मैं आपको बता दूं बच्चों ये मास है, मास। तो इसके लिए आपको के को देखना पड़ेगा। तो एमकेएस के अंदर मास क्या होता है, क्योंकि हमारे सामने फर्स्ट सिस्टम तो एमकेएस ही है ना, तो m1 की जगह फर्स्ट सिस्टम का मास लेना है। फर्स्ट सिस्टम के अंदर मास क्या होता है 1 किलोग्राम, और सेकंड सिस्टम के अंदर मास क्या होता है, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सीजीएस में तो ग्राम होता है, तो हम यहाँ पे बताएंगे 1 ग्राम, ठीक है। पावर कितनी होगी, ए लगा देते हैं अभी तो, फिर L1 और L2 की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट के अंदर लेंथ कितनी होती है, यहाँ पे लेंथ होती है मीटर, तो हम नोट करेंगे 1 मीटर। लेकिन सेकंड के अंदर क्या होती है जो लेंथ सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर क्या लगाएंगे बी। अगेन टाइम तो दोनों में सेकंड सेकंड ही होता है, यहाँ पे भी सेकंड है यहाँ पे भी सेकंड, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, ये थोड़ा इजी रहता है क्योंकि टाइम हमेशा सब में यूनिट सेकंड ही रहती है। और इसकी पावर कितनी होगी बच्चों, इसकी पावर हो जाएगी सी। तो हमारे पास ये पूरा आ गया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये तो 1 ही है ना, इनटू अब किलोग्राम और ग्राम दोनों को सेम करना है। अब ग्राम को किलोग्राम करना तो मुश्किल है, इससे अच्छा ये किलोग्राम है तो उसको ग्राम में बदल देते हैं। तो क्या आएगा 1000 ग्राम। आपको पता है ना 1000 ग्राम जो होते हैं 1000 ग्राम जो होते हैं 1 किलोग्राम होते हैं। पावर कितनी है ए की वो भी लगाते जाते हैं 1। देन लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना इजी है 100 सेंटीमीटर, और नीचे 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी आएगी इसकी, b की वैल्यू 2 है। देन इसके बाद टाइम, तो आपको पता है ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली नोट कर लेते हैं कि 1 की पावर -2। अब 1 की तो पावर आप कितनी भी दे दो 1 ही आना है, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया। तो अब हम इनको नोट नहीं करेंगे। अब आप देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, लेकिन पावर तो 1 है ना ऊपर, इसका मतलब सिर्फ 1000 अपॉन 1 का मतलब सिर्फ 1000 आया। लो भाई इसकी वैल्यू आ गई बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग आगे, यहाँ देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ 100 है नीचे 1 है, मतलब 100 ही हुआ, और 100 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100 into 100। अब आप देखो कितने जीरोस हो गए,
3 4 5 6 7 7 है ना, तो हम इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, 10⁻⁷। ओके, तो बच्चों n2 यानी सेकंड वाले सिस्टम में जो यूनिट है, अर्ग जो है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻⁷। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई है बच्चों। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि 1 जूल जो होता है, जो कि MKS में होता है, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है, जो कि CGS में होता है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं कि किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब आप चेंज करोगे वैल्यू को, तो आप वैल्यू तो इस फॉर्मूला से फाइंड करोगे और लास्ट में बता दोगे कि भाई 1 जूल इसके इक्वल है ना। इंटरेस्टिंग। तो बच्चों आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका। अगर किसी को थोड़ा डाउट है तो अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उससे आप क्लियर करिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन। अब ये डाइन जो होता है ना, ये डाइन वाला डाइन नहीं है डाइन जो होती है वो एक सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट होती है। आपको भी लग रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो बच्चों पता चल जाएगा धीरे धीरे। अभी तो हम जस्ट आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं ना, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें ये सारी चीजें आने वाली हैं, तो हम वहां पे डिटेल से बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि न्यूटन, आप लोग न्यूटन तो जानते हो ना, फोर्स की यूनिट, वो किस में होती है, एमकेएस सिस्टम में होती है। एमकेएस सिस्टम में होती है फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन, यानी सीजीएस में आपको न्यूटन को कन्वर्ट करके बताना है। कैसे करेंगे हम लोग, ये काम कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप देखो क्वांटिटी क्या है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूटन किसके लिए यूज की जाती है, फोर्स के लिए। तो हम लोग फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, m1L1T-2। देखो ये कितना काम आ रहा है, इस क्वेश्चन में भी काम आ रहा है, इसलिए आप इसको, आई होप कि आपको ये याद ही होगा। चलिए, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास ABC क्या आ गया, A आ गया 1, B आ जाएगा 1 और C आ जाएगा -2। ऐसे ही है ना, ABC जो यहाँ पे वैल्यूज है वही ABC है। तो बच्चों ये देखने के लिए कि 5 न्यूटन डाइन सीजीएस में कितने डाइन के इक्वल है, हम लोग क्या फॉर्मूला लगाए, N2 इज इक्वल टू N1 है ना। तो फर्स्ट वाले जो वैल्यू है उसी को ही तो N1 बोलते हैं। पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन के समय जो वैल्यू गिवन होती है वही N1 होती है। तो हमने यहाँ पे नोट किया 5 इंटू M1 और M2 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो M1 और M2 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं बच्चों, आप लोग खुद देखो। MKS के अंदर हमने यहाँ पे मास लिया था और मास MKS में कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। जबकि CGS के अंदर मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। आई होप कि आप थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे पावर A है, A मतलब 1 ले लेते हैं क्योंकि A की वैल्यू 1 है। देन लेंथ कितनी है बच्चों, पहले वाले सिस्टम में लेंथ होती है मीटर, तो हम बोलेंगे 1 मीटर, और दूसरे में कितनी है, सेंटीमीटर, और दूसरे में कितनी है, 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी है इसकी भी, 1। फिर टाइम की यूनिट तो भाई सबसे अच्छी होती है टाइम की यूनिट, क्योंकि वो हर जगह एक जैसी होती है। तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड पावर -2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 5 इंटू ये होता है 1000 ग्राम, पता है ना आपको, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम, और पावर 1 है तो इसको अब आप रहने देते हैं, 1 को 1 बार ही लिखते हैं। मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर और नीचे 1 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर भी 1 है तो इसको भी रहने देते हैं। और इसकी वैल्यू तो आप देखो ये कैंसिल होकर के 1 ही आ गया ना, तो इसको तो अभी रहने देते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये आया 1000/1 यानी 1000। और थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ, आप लोग नोट देखिएगा यहाँ पर। तो 5 क्या आया आंसर, 5 इंटू भाई 1000/1 1000 हुआ और 100/1 100, यानी कि 1000 इंटू 100 हो गया। तो आंसर क्या आया, 5 इंटू 10⁻5। ये n
N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू, N2 की वैल्यू। तो बच्चों फाइनल रिजल्ट क्या निकला, फाइनल रिजल्ट क्या निकला, हम लोग कह सकते हैं कि 5 न्यूटन जो होता है, जो कि एमकेएस के अंदर था, वो सीजीएस में किसके इक्वल हो जाएगा, 5 × 10⁵ डाइन के इक्वल। डाइन को डी बाई एन लिखते हैं बच्चों, और पूरा लिखते समय मतलब लैंग्वेज में लिखते समय डी बाई एन ही लिखते हैं, लेकिन अगर यूनिट में लिखते हैं तो डी बाई एन लिखते हैं। तो डाइन जो होती है वो फोर्स की यूनिट होती है, और किस में होती है, सीजीएस में होती है, जबकि एमकेएस में न्यूटन होती है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले एक बात मैं आपको कह देता हूं फिर से कि बच्चों आज जो सफर हमें कठिन लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, फिर भी आगे चलते रहिए, अपनी कोशिश करते रहिए, क्योंकि जो आज सफर में कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, वही भविष्य के अनुभव बनने वाले हैं। और जिस मनुष्य में, जिस भी इंसान में अनुभव होता है, वो कभी जीवन में हारता नहीं है। ठीक है, तो परिणाम की चिंता न करते हुए हमें आज का अपना जो काम है वो पूरी निष्ठा और समर्पण भावना से करना है, और मुश्किलों से डरना नहीं, डट करके उनका सामना करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और पार्ट 3 में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।